हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 2 और हम इसका पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर ज़रूर देखें। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स आ सिंगुलर नाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। In a singular sense, statics means science of statics or statics method. It refers to techniques or method relating to collection, classification, presentation, analysis and interpretation. यानी कि जो स्टैटिक्स है वो हमें ये बताता है कि उसे हमें कौन सी टेक्निक और कौन से मेथड्स को यूज़ कर कर डाटा को कलेक्ट करना है। यानी कि सिंगुलर सेंस में हमें ये बताता है कि हमें कौन सी टेक्निक और मेथड को यूज़ कर कर डाटा को कलेक्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, कि हमें सबसे पहले किसी डाटा को कलेक्ट करना है, फिर उन्हें ऑर्गेनाइज करना है, फिर उन्हें प्रेजेंट करना है, फिर उन्हें एनालिसिस करना है, फिर उसे इंटरप्रिटेशन करना है। देखिए, मान लीजिए आपने फाइंड आउट करना है कि दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, कि दिल्ली की कितनी पॉपुलेशन है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि किसी डाटा को कलेक्ट करोगे कि दिल्ली की कितनी पॉपुलेशन है। फिर आप उसे ऑर्गेनाइज कर दोगे कि कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने चिल्ड्रन है, ठीक है। फिर आप उसे टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर दोगे, फिर उसे आप एनालिसिस करोगे अच्छे से, फिर आप उसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लोगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि उसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है, उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है। यानी कि हमें ये 5 चीज़ों को याद रखना है कि हम सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसे प्रेजेंट करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे और फिर उन्हें इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब देखिए स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी और रिलेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स। अब डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से टूल्स हैं, देखिए ये हम पूरी स्टैटिक्स में इन्हीं सब टेक्निक्स और टूल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसे आप अब के लिए याद रख सकते हो, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कलेक्शन ऑफ डाटा में हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, सेंसर्स और सैम्पल टेक्निक्स। ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें टेलीबार्स क्या होता है, इनके बारे में हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे डिटेल में। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैसे करना है, टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में। एनालिसिस कैसे करना है, परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन की मदद से। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा कैसे करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको आप अभी के लिए इसे याद रख सकते हो कि आने वाले दिनों में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। स्कोप क्या है, सबसे पहले हमारे पास है नेचर, फिर है सब्जेक्ट मैटर और एंड में है हमारे पास लिमिटेशन। सबसे पहले हम नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जो आपका स्टैटिक्स है ये साइंस भी है और आर्ट भी है। देखिए साइंस कैसे, क्योंकि जो हम न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं वो साइंटिफिक मेथड को यूज़ कर कर करते हैं, यानी कि उसमें हम किसी की डाटा को सिस्टेमेटिकली कलेक्ट करते हैं। इसीलिए ये साइंस है, क्योंकि हम इसमें जितना भी डाटा कलेक्ट करते हैं उन्हें हम सिस्टेमेटिकली तरीके के साथ डाटा को कलेक्ट करते हैं, इसी को साइंस बोला जाता है। और आर्ट क्या होती है, कला, किसी डाटा को इकट्ठा करने की किसी के पास कितनी कला है। अब देखिए जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं ना, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, अब उनके पास कितनी आर्ट है, वो कैसे डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसी को आर्ट बोलते हैं। यानी कि सिस्टेमेटिकल तरीके से आप कैसे उसे अपना दिमाग यूज कर कर किसी डाटा को कलेक्ट कर रहे हो। एज एन आर्ट स्टैटिक्स रिलेट टू क्वांटिटेटिव डाटा टू रियल लाइफ प्रॉब्लम। यानी कि जितना भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना वो रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। जैसे कि किसी कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, तो यानी कि यहाँ पर जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो रियल लाइफ से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स। देखिए जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है डिस्क्रिप्टिव और एक है इन्फ्रेंशियल। अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स रेफर्स टू दोज मेथड विच आर यूज फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डाटा। यानी कि
डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि हमारे पास मेथड्स और टेक्निक्स को हम यूज़ कर डाटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से मेथड आ जाते हैं, आपका सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, जिसके बारे में हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि यानी कि यहाँ पर वो टेक्निक्स और मेथड जिनको हम यूज़ कर डाटा को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से मेथड हो गए, मीन, मीडियन, मोड, जब मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, जब मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, इन सब को यूज़ कर हम डाटा को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे मेथड्स हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्रेंशियल। अब इन्फ्रेंशियल क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स रेफर टू ऑल सच मेथड बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन रिलेटेड टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन सैंपल। यानी कि इन्फ्रेंशियल हमें बताता है हमारे रिजल्ट के बारे में, हमें एक कंक्लूजन फाइंड आउट कर देता है कि किसी चीज़ का क्या रिजल्ट निकला है। यानी कि देखिए हमने डिस्क्रिप्टिव में क्या पढ़ा कि हम कौन से मेथड और टेक्निक को यूज़ करके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इन्फ्रेंशियल हमें ये बताता है कि वो जो हमने डाटा कलेक्ट करा है मेथड और टेक्निक्स को यूज़ कर उसका क्या कंक्लूजन निकला, इस चीज़ का क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। जो स्टैटिक्स है ना वो सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म में ही एक्सप्रेस होता है, यानी कि इसे हम नंबर की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं ना। अब देखिए ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करता कि किसी पर्सन में कितनी ऑनेस्टी है, क्या फ्रेंडशिप है, विजडम है, जस्टिस, इन सब चीज़ों को कंसीडर नहीं करता। यानी कि यहाँ पर सिर्फ जो डाटा होता है ना वो नंबर की फॉर्म में कलेक्ट होता है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को कंसीडर ही नहीं करा जाता। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। अब देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि जो आपका स्टैटिक्स होता है ना वो सिर्फ आपकी एवरेज, एग्रीगेट और वो डाटा को इकट्ठा करता है जो कि कंपेयर हो सके। लेकिन जो स्टैटिक्स में हम सिर्फ एग्रीगेट चीज़ों को लेते हैं, इट डज नॉट स्टैटिकल फैक्ट्स रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर यूनिट, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल के बारे में हमें ये नहीं बताता, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में ये हमें नहीं बताता। ये इसमें एग्रीगेट डाटा के बारे में बताता है, एवरेज के बारे में बताता है और जो डाटा हम कंपेयर कर सकते हैं उसे बताता है। जैसे कि अब मान लीजिए हमने डिस्कस करा था कि राम की जो पॉकेट मनी है, राम की पॉकेट मनी 500 रुपीज़ है पर मंथ, ठीक है, पर मंथ उसकी जो पॉकेट मनी है वो 500 रुपीज़ है। यानी कि एक इंडिविजुअल डाटा हो गया, इंडिविजुअल डाटा हो गया, इसके बारे में हमें स्टैटिक्स नहीं बताता। वो चीज़ों के एवरेज, एग्रीगेट और जो डाटा कंपेयर हो सकता है उसी के बारे में बताता है। नेक्स्ट है होमोजेनिटी। अब देखिए जो होमोजेनिटी या होमोजीनियस, इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर डाटा। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, जो आपका डाटा है ना वो सिमिलर होना चाहिए, लेकिन स्टैटिक्स में आपका जो डाटा है ना वो सिमिलर नहीं होता। अब जैसे कि पहले तो होमोजेनिटी का मतलब होता है सिमिलर डाटा, कि ये डाटा होता है ना वो सिमिलर नहीं होता। देखिए अब प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स को क्या आप कंपेयर कर सकते हो प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ के साथ? क्या इसे आप कंपेयर कर सकते हो? नहीं, ये टन में होता है, ठीक है, ये आपका टन में होता है और ये आपका मीटर में होता है। क्या इसे आप कंपेयर कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये डाटा सिमिलर है ही नहीं। लेकिन स्टैटिक्स में सिमिलर डाटा जो कि होना ज़रूरी है वो सिमिलर डाटा नहीं होता, ठीक है। स्टैटिक में हम क्या कर रहे हैं, रैंडमली किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं, डाटा सिमिलर नहीं होता। रिजल्ट आर ट्रू ओनली एन एवरेज। जो रिजल्ट होता है ना, अब देखिए हम क्या करते हैं, स्टैटिक्स में एवरेज को ही कंसीडर करते हैं ना, उसे ही हम सच मान लेते हैं कि वही रिजल्ट है, उसे ही सच मान लेते हैं। अनलाइक द लॉ ऑफ नेचुरल साइंस, स्टैटिक्स ऑब्जर्वेशन आर नॉट एरर फ्री। यानी कि हम एवरेज को ही सच मान लेते हैं ना, एग्जैक्ट नंबर नहीं ना हमें पता होता कि एग्जैक्ट कितना है। अब मान लीजिए हमने अनुमान लगा लिया कि क्लास 12th के बच्चों की जो पॉकेट मनी है पर मंथ की वो 500 है। अब ये हमने सिर्फ अनुमान लगाया ना, अब हो सकता है किसी की 500, 10 किसी की कम हो, ये सिर्फ हमने एस्टिमेट लगा दिया ना, एग्जैक्ट तो नहीं ना, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं ना हमें बताता। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर एक की जो पॉकेट मनी है वो 500 ही हो। तो ये हमें सिर्फ एक
एवरेज के बारे में बताता है। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। अब देखिए बिना रेफरेंस से हमें कंक्लूजन बताता है, बिना रेफरेंस के हमें रिजल्ट बताता है कि किसी चीज़ का क्या रिजल्ट निकला, जो कि हो सकता है वो गलत साबित हो, रिजल्ट क्या पता सच साबित हो या ना हो, क्योंकि यहाँ पर तो हम चीज़ों के बारे में एस्टिमेट लगा रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, चीज़ों के बारे में एवरेज ही निकाल रहे हैं ना, एग्जैक्ट तो नहीं ना निकाल रहे। अब हो सकता है वो गलत भी हो जाए। नेक्स्ट है कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट। अब देखिए जो स्टैटिक्स होता है ना, यूज बाय ओनली दोज पर्सन हु हैव स्पेशल नॉलेज, यानी कि जिसे स्पेशल नॉलेज है वही स्टैटिक्स को यूज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या है ना, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब एक्सपर्ट बंदा ही ना आपका डाटा कलेक्ट कर सकता है। अब देखिए आपको किसी कंट्री की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फाइंड आउट करना है, इसके लिए आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी ऐसा बंदा इसको फाइंड आउट नहीं कर सकता। प्रोन टू मिसयूज ऑफ स्टैटिक्स इज़ वेरी कॉमन, यानी कि इसका जो मिसयूज है ना वो बहुत किया जाता है, मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो बताता नहीं ना, एग्जैक्ट फिगर नहीं ना बताता, कोई भी इसको आकर मिसयूज कर लेगा ना कि ये, लेकिन क्योंकि ये एवरेज होती है, एग्जैक्ट तो होता ही नहीं, कोई भी इसको और तरीके से शो कर लेता है, इसको मिसयूज कर सकता है ना, एग्जैक्ट फिगर नहीं ना होती इसमें। नेक्स्ट है व्हाट स्टैटिक्स डज फंक्शंस और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 3 या 4 नंबर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब देखिए हमने पहले भी डिस्कस करा कि जो स्टैटिक्स होता है ना वो हमें जितनी भी जानकारी देता है वो नंबर की फॉर्म में देता है। आपकी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो, प्रॉब्लम ऑफ राइज हो, प्रॉब्लम ऑफ जो आपका एक्सपोर्ट के बारे में, इंपोर्ट के बारे में, जिस चीज़ के बारे में हमें बताता है ये हमें नंबर की फॉर्म में बताता है, नंबर की फॉर्म में बताता है ना। तो ये नंबर की फॉर्म में होता है कि मान लीजिए किसी का प्राइस 20% इंक्रीज हो गया, किसी का 30% इंक्रीज हो गया, यानी कि नंबर की फॉर्म में है, तो हमें समझना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये अगर हम ये नंबर की फॉर्म में ना हो ग्राफ, और ये हमें सारा डाटा हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसी को पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी डाटा को, तो उससे क्या होता है ना डाटा को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है इंटरसेक्टरल और इंटरटेम्परल कंपैरिजन। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए अगर मैं बात करूं इंटरसेक्टरल की, पहले इंटरसेक्टरल का मतलब होता है कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, डिफरेंट सेक्टर को कंपेयर कर रहे हो, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया और आपका सर्विस सेक्टर हो गया। अब तीनों को क्या कर रहे हो ना, कंपेयर कर रहे हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से मुझे कितनी इनकम हो रही है, इंडस्ट्री सेक्टर से, सर्विस सेक्टर से। यहाँ पर आप क्या होता है ना कि किसी सेक्टर को कंपेयर करना आपके लिए आसान हो जाता है। कि मान लीजिए हमने किसी कंट्री की जीडीपी फाइंड आउट करनी है। अब जीडीपी फाइंड आउट करनी है ना, हम क्या करेंगे कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जितने भी सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर, वो किसी देश की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये हमें स्टैटिक्स की मदद से हमें फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर हमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सर्विस सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेक्स्ट है इंटरटेम्परल। इंटरटेम्परल का क्या मतलब होता है, यहाँ पर हम डिफरेंट पीरियड को कंपेयर करते हैं आपस में, डिफरेंट पीरियड, डिफरेंट प्लान को कंपेयर करते हैं। अब वो कैसे, देखिए मान लीजिए इंटरटेम्परल का मतलब होता है कि मान लीजिए आज आपकी आईफोन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, आईफोन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, कल को क्या पता फ्यूचर में उसकी डिमांड हो या ना हो। आप एक पीरियड को दूसरे पीरियड से कंपेयर कर रहे हो, यानी कि प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ कंपेयर कर रहे हो। अब आज आईफोन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, कल को क्या पता हो ना हो, तो इसी को इंटरटेम्परल बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट। अब जो हमारा स्टैटिक्स है वो हमें किसी चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट बताता है कि किसी चीज़ के पीछे क्या कारण है और उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। मान लीजिए डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इसके कारण कौन बताता है, हमें स्टैटिक्स बताता है, और इसका क्या असर होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा, ये भी हमें स्टैटिक्स बताता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। अब हमें कोई भी फोरकास्ट करना हो,
ठीक है, कोई भी प्रिडिक्शन करनी हो, फ्यूचर के बारे में कोई एस्टिमेट लगाना हो, हम स्टैटिक्स की मदद से लगा सकते हैं। कैसे कि आने वाले टाइम में किसी चीज़ का क्या ट्रेंड रहेगा, आने वाले टाइम में इस चीज़ की कितनी डिमांड होगी, आने वाले टाइम में इस चीज़ की इतनी डिमांड कम हो सकती है, ट्रेंड क्या हो सकता है किसी चीज़ का, यानी कि हम इकोनॉमिक को फोरकास्ट करके चलते हैं कि आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। अब देखिए जितनी भी पॉलिसीज बनानी है ना, उसमें मदद कौन करता है, स्टैटिक्स। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना, कंट्री के जो वित्तीय मंत्री होते हैं आपके, ठीक है, अब वो क्या करते हैं, कभी वो टैक्स को इंक्रीज कर देते हैं, कभी टैक्स को डिक्रीज कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, क्योंकि उनके पास डाटा होता है। अब डाटा कौन सा डाटा, स्टैटिक्स की फॉर्म में उनके पास डाटा होता है, स्टैटिक्स की फॉर्म में उनके पास डाटा होता है। जैसे कि अब हमारी कंट्री में 2 लाख से नीचे इनकम वाले कितने लोग हैं, 2 लाख से ऊपर इनकम वाले कितने लोग हैं, 5 लाख से ऊपर इनकम वाले कितने लोग हैं। तो ये सारा डाटा उनको स्टैटिक्स की फॉर्म में मिल जाता है, उस बेसिस पर वो टैक्स चार्जेस कर देते हैं। यानी कि जो उनके पास डाटा होता है ना, वो एक स्टैटिक्स की फॉर्म में होता है जो उनकी मदद करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस फॉर द प्रोड्यूसर और कंज्यूमर वेयर द प्रोड्यूसर फाइंड दैट हिज मैक्सिमम that is profit or maximum of where the consumer find that is satisfaction is maximum। यानी कि ये हमें क्या करता है ना, उस चीज़ के बारे में भी बताता है कि किसी प्रोड्यूसर को कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। देखिए अब देखिए जो प्रोड्यूसर होगा ना, सामान बनाने वाला, वो ट्रेंड को देख लेगा, वो ट्रेंड को देख लेगा कि आने वाले टाइम में इस चीज़ की इतनी डिमांड इंक्रीज हो सकती है, आने वाले टाइम में इस चीज़ की डिमांड इतनी डिक्रीज हो सकती है। वो ट्रेंड देख लेगा ना, तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने में हमें स्टैटिक्स मदद कर सकता है। अब देखिए इससे क्या होगा ना, अगर वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाएगा ना, भी जितना कंज्यूमर को चाहिए, तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो बैलेंस होके चलेगी, इकोनॉमिक हमारी बैलेंस होके चलेगी। प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी कि प्रोड्यूसर क्या करेगा, ट्रेंड को देख लेगा, भाई क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग सामान बना लेगा ना, और उसके अकॉर्डिंग अगर सामान बनाएगा तो उसके प्रॉफिट मैक्सिमम होने के चांस हो जाएंगे और कंज्यूमर को इससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी और हमारी जो इकॉनमी है वो बैलेंस होके चलेगी। तो चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। आपका स्टैटिक्स में ज़्यादातर न्यूमेरिकल का पोर्शन है, पर जितनी भी हम थ्योरी है उसे हम पहले पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।